Good morning student, this is your 11th class chemistry and we were doing our lesson number 6. Lesson number 6, thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था और इसमें हम कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, कुछ टर्म्स थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट टाइम क्या था, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो डिपेंड करते हैं किस पर, डू नॉट डिपेंड ऑन मास। प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन मास। कौन कौन सी थी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पता है ना क्या होती है, बताई थी सबसे लास्ट लेक्चर में आपका सॉल्यूशन क्या, स्टेट ऑफ मैटर का सबसे लास्ट टॉपिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है टेंडेंसी टू, हर लिक्विड के पास टेंडेंसी टू फ्लो होता है ना। लिक्विड में क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो होती है, 10th में पढ़ा होगा ये तो आपने। लिक्विड फ्लो कर सकता है, जो उसको फ्लो करने में रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। जब वो फ्लो करता है थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना एक जगह पे, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है लेयर्स के बीच में, जिस लेयर के ऊपर वो जा रहा है उसके बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तभी थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाता है। मतलब जो नीचे वाली लेयर है उसको रोकने की कोशिश करती है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही लिक्विड कम फ्लो करेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद और आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन भी होती है, सरफेस टेंशन, जो सरफेस के पार्टिकल को बाहर निकलने ना दे। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड ऑन मास। सबसे पहला जैसे मास है, मास तो होगा ही, मास हो गया और वॉल्यूम होगी, हाँ, हीट कैपेसिटी हो गई, हीट कैपेसिटी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई। ठीक है, ये सब आती हैं आपकी किसमें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी क्या होती है बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम, गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। ठीक है, जब पार्टिकल मूव करते हैं ना इधर उधर भटकना उनका, वो होती है एंट्रोपी। गिब्स फ्री एनर्जी होती है, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे रखा गया है इसको, उसने बताया था कि किसी भी जब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है आपकी जो अपने आप हो जाए। ठीक है, जैसे आप सांस अपने आप ले रहे हो, ठीक है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा आपको। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आसानी से हो रहा है अपने आप, हम कोई बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हैं। हीट की सूरज की रोशनी आ रही है और उससे क्या हो रहा है, अपने आप फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, जिसको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी ना देनी पड़े, वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें बाहर से एनर्जी ना देनी पड़े, उसमें ये होती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या दिखाती है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन अपने आप होगी या हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो नेगेटिव, डेल जी की वैल्यू, डेल जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। डेल जी नॉन स्पॉन्टेनियस गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी देनी, वो अपने आप नहीं हो सकती।
ठीक है, और ये डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। बाकी आगे जो भी टर्म्स आती जाएंगी हम उनको स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। मास हो गया, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, उसके बाद एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी। मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको, एंथैल्पी भी है, हीट कैपेसिटी भी है, ठीक है, एंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी है, ये सब क्या आते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। इंटेंसिव कौन सी है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। और एक्सटेंसिव कौन सी है, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, दो बार लिखा गया है ये, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। आपको ये पूछ लिया जाएगा इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मान लो एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, आपको पता होना चाहिए एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, या इनकी डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आते हैं हमारे सिस्टम। सबसे पहले हमने सिस्टम वर्ड डिफाइन किया था ना, सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी डिफाइंड बाउंड्री वाला एरिया जिसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिस पे हम हमारी थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। सिस्टम भी आपके कई तरह के होते हैं, यहाँ हम आगे करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम, या फिर प्रोसेसेस लगा लो, उस सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो प्रोसेसेस हो जाएंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस या प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमारे सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसो मतलब सेम, थर्मल माने हीट, इसमें हीट जो है वो सेम रहे, इसमें क्या है, हीट जो है वो कभी भी चेंज ना हो, यानी कि हीट चेंज मतलब टेम्परेचर ना बदले, उसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है, जैसे आप मान लो एक कंटेनर है, बंद है ये, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर गैस पार्टिकल है, ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब इसके जो गैस पार्टिकल हैं, ठीक है, वो हमने इसको स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस खाली है, वो क्या हो रहे हैं, ऐसे फैल रहे हैं जब हम उसको हीट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ठीक है, ये वॉल्यूम बढ़ गई, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देगा वो आप आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कब, जब स्टेट चेंज होती है। मान लो जब हमने एक सॉलिड है, सॉलिड को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, सॉलिड को मेल्ट करने के बाद क्या होगा, उसको जैसे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक पॉइंट आता है, जैसे मान लो ये सॉलिड है आपका, सॉलिड को आप हीट कर रहे हैं, दे जा रहे हैं हीट, अब वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, एक पॉइंट आता है जहाँ टेम्परेचर रुक जाता है, तब क्या होता है, वो लिक्विड में बदलने लग जाता है, लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाता है, और जब तक ये कांस्टेंट टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक ये पूरा इसमें चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो उस थोड़े समय के लिए वो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाता है, उसके बाद टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि आपका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम PV = nRT लिखें, PV = nRT क्या है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत बार डिस्कस की है, डेरिवेशन भी किया है इसका, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, PV = nRT, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट्स ऑफ मैटर से है ये। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, और ये n नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी कांस्टेंट है, R जो है ये भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है ये आपका, और टेम्परेचर यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन हो गया, इन्वर्स रिलेशन हो गया दोनों का, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो अब अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह से आएगा, जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है ना, तो इस तरह से ग्राफ आ गया, जितना प्रेशर ज़्यादा
उतना वॉल्यूम कम, प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है, या फिर जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रेशर कम होता जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या था, आइसोथर्मल में था टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे N और R ये कांस्टेंट है ही, और टेम्परेचर भी यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, तो PV का इन्वर्स रिलेशन आ गया। P और V का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसे आता है, जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर जब डिक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम भी वॉल्यूम बढ़ता जाता है, इन्वर्स रिलेशन आता है दोनों का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आइसोबारिक, नेक्स्ट प्रोसेस आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जब क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी कि चेंज इन प्रेशर विल बी ज़ीरो, यानी कि इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर अलग नहीं होंगे, एक ही रहेगा वो हमेशा, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जिसमें प्रेशर चेंज ना हो वो प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आपने एक बंद कंटेनर लिया, उसके अंदर पार्टिकल हैं, प्रेजेंट हैं, आप इसको हीट करते जाओ लेकिन इसके प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम पिस्टन है हमारे पास, यहाँ पिस्टन लगा होता है, पिस्टन क्या होता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं उससे, ठीक है। हम इसको हीट करेंगे, बर्नर लगा दिया, हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके जो पार्टिकल हैं इसका वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्रेशर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर को सेम रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो हैं दूर टकराएंगे ना, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर ना बढ़े इसलिए हम इसकी वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें क्या है आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, PV = nRT, को क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है आपका, तो V ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, ठीक है। तो V और T का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आइडियल गैस, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, P भी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, और हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन बन गया इनका, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।